जो किया है वही तमाशा, जहां रहेंगे वहां करेंगे, समुंदरों में भटक गए तो जला के पानी धुआं करेंगे। सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सभी लोग एकदम मस्त और मजे में होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग आपके केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए गए हैं, उस क्वेश्चन का हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो पूरी मिला के हम लोग 50 पीवाईक्यूज करेंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। किसी क्वेश्चन का अगर आंसर आपका पहले से पता हो, प्लीज उसे कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रिफर्स टू, कह रहा है कि आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है तो प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है। का प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी, टर्शियरी के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। तो देखो, जो आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन माना जाता है। प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आप लोग अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। कैसे, देखिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन कौन आते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें दो स्ट्रक्चर आते हैं। पहला होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट। तो कभी भी आपका अल्फा हेलिक्स के बारे में पूछे या बीटा प्लीटेड शीट के बारे में पूछे, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल हो जाएगा। अब यहाँ जो वर्ड आया है अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स का मतलब समझिए। देखो, हेलिक्स का यह मतलब होता है कॉइल लाइक स्ट्रक्चर या फिर कर्ली हेयर लाइक। कर्ली हेयर कैसे होता है आपको तो पता ही होगा। आपका जो राउंड राउंड शेप का हेयर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली हेयर। तो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बोलिए या कर्ली हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोलिए, ये अल्फा आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स आएंगे, बीटा बीटा शीट। तो वही कह रहा था अल्फा हेलिक्स किसका एग्जांपल, आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल होता है। इसी से रिलेटेड अगला सवाल है, उसको भी आप देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर इन प्रोटीन रिफर्स टू, कह रहा प्रोटीन का जो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर होता है वो किसका एग्जांपल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की क्वाटरनरी। अभी कुछ देर पहले ही बता के आए थे, चाहे अल्फा के बारे में पूछे या बीटा के बारे में पूछे, वो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल होगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो प्रोटीन का आपका जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी 4 स्ट्रक्चर होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लीजिएगा। इनमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा। इन दोनों से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड, कह रहा है कि सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी सुक्रोज का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन का नाम देते हैं। कैसे, आइए आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे सुक्रोज का हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस। तो सुक्रोज का आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो सुक्रोज वाटर के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी फार्मूला होता है C6H12O6। और दोनों में डिफरेंस ये है, ग्लूकोज में आपका अल्डिहाइड पाया जाता है और फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, अब सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस होता है, इसको हम लोग इन्वर्जन क्यों कहते हैं, इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। देखिए, जो आपका सुक्रोज होता है, ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेशन कराता है। कैसा होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन कराता है। ये लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ओके, लेकिन सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने के बाद इनका सॉल्यूशन बनता है, ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा लाइट को रोटेट कराता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है इन्वर्जन। यह आपका लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा था या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है लाइट के रोटेशन को उल्टा कर देता है, इसलिए इसका नाम रखा गया इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ही होता है अपोजिट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू, कह रहा है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, इनमें कहाँ पे डिफरेंस होता है, कहाँ पे अंतर पाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाए हैं। पहला आपका अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, दूसरा आपका बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। देखिए, इन स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, बताइए कहाँ पर आपको स्ट्रक्चर का चेंज नजर आ रहा है। लेकिन जब आप गौर से फोकस करेंगे तो पहला कार्बन यहाँ पे देखिए और पहला कार्बन यहाँ पे देखिए, दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा। पहले कार्बन में हाइड्रोजन ऊपर है, OH नीचे है। यहाँ पर आपका पहले कार्बन में OH ऊपर है और H क्या है, नीचे है। ओके, तो वही क्वेश्चन में कह रहा था कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में कहाँ पे स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, वो आपके पहले कार्बन पे डिफरेंस होता है। तो पहला ऑप्शन कार्बन क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन एट C1 कार्बन इज डिफरेंट। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में जो पहला कार्बन होता है, उनमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस नजर आता है। और ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें पहले कार्बन के स्ट्रक्चर का डिफरेंस
होता है उसे हम लोग बोलते हैं एनोमर। क्या बोलते हैं? एनोमर। तो एक दूसरे के एनोमर का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्यूरिनोज रिंग ऑफ फ्रक्टोज इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन विद। कह रहा है फ्रक्टोज में जो आपका फ्यूरिनोज रिंग का फॉर्मेशन होता है वो किसके रिएक्शन से होता है? कह रहा है कि आपके फ्रक्टोज में जो फ्यूरिनोज रिंग बनता है वो पहले और पांचवें कार्बन के रिएक्शन से बनता है। दूसरा पांचवा पहला का चौथा है पहला दूसरे कार्बन से रिएक्शन से बनता है। देखो पहले समझिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है फ्रक्टोज का जब आप ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फ्रक्टोज जब आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा तो फ्रक्टोज का दूसरा वाला कार्बन रिएक्शन करता है पांचवें से। सुनिए गौर से, फ्रक्टोज का दूसरा वाला कार्बन पांचवें कार्बन के साथ रिएक्शन करके फ्यूरिनोज रिंग फॉर्म करता है। यानी कि आपका कौन सा एग्जांपल होगा? B1। ठीक है, फ्रक्टोज का दूसरा और पांचवा कार्बन रिएक्शन करके फ्यूरिनोज रिंग का फॉर्मेशन करता है। ये जो आपका स्ट्रक्चर है बच्चों आपका फ्यूरिनोज रिंग का एग्जांपल है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपका ग्लूकोज भी बनता है, उसका भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। ये देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइन टुगेदर बाय। कह रहा है कि जब न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होते हैं तो उसमें कौन सा लिंकेज पाया जाता है? ग्लाइकोसाइडिक, पेप्टाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपका न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? देखिए यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रहा होगा वहां पर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है। तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली तीन चीज से मिलकर बनता है। पहला उसमें पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा पेंटोज शुगर, तीसरा नाइट्रोजिनस बेस। ये तीनों चीज कंपोज करके आपका न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ, दूसरा वाला तीसरे के साथ, तीसरा वाला चौथे के साथ जब जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? तो याद रखिएगा वो बनता है आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। हाँ, तो ये आपका जो इमेज है इस इमेज में दिखाया गया है कि आपका एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिया गया आपका डीएनए से। आपका जब डीएनए बनता है बच्चों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही आपका डीएनए का फॉर्मेशन होता है, उसी में आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज देखने को मिलता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। आपके पास चार तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट ग्लूकोज के लिए सही नहीं है? यानी कि आपको गलत ऑप्शन बताना है, गलत वाला ही आपका सही ऑप्शन होगा। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको करने के लिए आपको ये पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए ग्लूकोज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। और ये वन बाय वन इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्लूकोज होता है वो आपका एल्डोहेक्सोस होता है। एल्डोहेक्सोस का मतलब क्या है? देखिए एल्डो का मतलब होता है अल्डिहाइड, हेक्सोस का मतलब होता है 6 कार्बन का चेन। सही बात है, ग्लूकोज में अल्डिहाइड पाया जाता है और 6 कार्बन की चेन होता है, यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज को जब आप HI के साथ हीट करते हैं वो एन हेक्सेन बनता है। तो जी हाँ बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोज को आप HI के साथ हीट करते हैं 6 कार्बन का लंबा सा चेन बनता है, इसी को हम लोग एन हेक्सेन बोलते हैं। फिर क्या कह रहा है ग्लूकोज होता है आपका फ्यूरिनेज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जी नहीं, ग्लूकोज फ्यूरिनोज नहीं बल्कि आयनोज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत, और गलत वाला ही आपको बताना था, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। कह रहा है ग्लूकोज जो होता है आपका शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। तो जी हाँ, ग्लूकोज आपका शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, ग्लूकोज के बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। इसी से रिलेटेड अगला सवाल है, उसको भी आप थोड़ा देख लीजिए। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कौन सा गलत वाला है वही आपको बताना है। फिर वही क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये देखते हैं। क्या ग्लूकोज आपका एल्डोहेक्सोस होता है? तो जी हाँ, HI के साथ रिएक्शन करके हेक्सेन बनाता है, सही बात है। ग्लूकोज आपका पायरेनोज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो जी हाँ, पायरेनोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कह रहे ग्लूकोज 2,4-DNP टेस्ट देता है? तो जी नहीं, ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है, यही गलत है। गलत वाला क्या होगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ग्लूकोज के बारे में आप थोड़ा पढ़िएगा ग्लूकोज क्या होता है। ओके, मैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आपके पास 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है? अब यहाँ पे जो वर्ड है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसका मतलब समझिए। प्रोटीन जब अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर देता है इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, या आम भाषा में कहा जाए प्रोटीन जब आप अपना फंक्शन करना बंद कर देता है तो उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दिए गए हैं। वो पहला एग्जांपल आपका कोगुलेशन ऑफ एग, दूसरा एग्जांपल है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कोगुलेशन ऑफ एग का मतलब क्या होता है? देखिए जब आप एग को बॉयल करते हैं तो हार्ड हो जाता है, जम जाता है, इसे बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ एग। और कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब दूध से दही बनाना। दूध से दही जब बनाते हैं वो भी आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल है। तो कोगुलेशन ऑफ
एक ये भी आपका डीनेचुरेशन का एग्जांपल है, कर्लिंग ऑफ व्हील। तो पहला और बी, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये दोनों एग्जांपल एक बार आप देखिएगा, और आपके एग्जाम में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का डिफिनेशन भी आता है, एग्जांपल भी आता है, तो उसके बाद डिफिनेशन भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन Howard structure of following carbohydrate, various carbon atom has been numbered the anomeric carbon. कह रहा है कि आपके पास ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया गया है, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देख के बताना है इनमें से कौन सा एनोमेरिक कार्बन है, उसी को आपको नंबरिंग बताना है। ठीक है, पहले समझिए कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। देखो हम बताते हैं ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज, एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने ग्लूकोज का अल्फा डी बना है और ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम बताए थे जब अल्फा और बीटा डी में कहां पे डिफरेंस होता है, पहले कार्बन पे। हाँ, पहले कार्बन पे देखिए H ऊपर है OH नीचे है, और यहाँ पहले कार्बन पे OH ऊपर है H नीचे है। तो पहले कार्बन पे जहां पे डिफरेंस होता है उससे हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। इसमें एनोमेरिक कार्बन कौन है, पहला वाला कार्बन एनोमेरिक होता है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये आपका डिफिनेशन भी आता है, व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन या व्हाट इज एनोमेरिक आइसोमर, ये आपके एग्जाम में डिफिनेशन आता है, डिफिनेशन भी इसको लर्न किए रहिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी1 कॉज द डिजीज। कह रहा है कि विटामिन बी1 की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है, विटामिन बी1 की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है। आपके पास है 4 ऑप्शन है, याद रखिएगा बच्चों, विटामिन बी1 की कमी से हमें बेरी बेरी जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज रिकेट। कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से हमें रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। हाँ, तो कौन सा आपका एग्जांपल है, विटामिन डी। बच्चों आपके बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आपके रिकेट्स जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो किस विटामिन की कमी से हमें कौन सा डिजीज होता है, ये आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। तो आपके एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में सारे विटामिन और उसकी डिफिशियंसी जरूर से पढ़ लीजिएगा, उसी से रिलेटेड बहुत सारे अभी क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। कह रहा है किसकी कमी से स्कर्वी की बीमारी हो जाती है, किस विटामिन की कमी से, वो है आपका विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से बच्चों में स्कर्वी जैसे डिजीज का सामना करना पड़ सकता है। तो मैंने बताया था ना, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, उसको एक बार जरूर से आपसे देखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज प्रेग्नेंशियस एनीमिया। कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से हमें एनीमिया होता है, वो है आपका विटामिन बी12। विटामिन बी12 की कमी अगर आपकी बॉडी में हो जाएगी तो आपका एनीमिया हो जाएगा। तो किस विटामिन की कमी से क्या होता है, जरूर से उसको देखिएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेस। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, देखो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, विटामिन बी की कमी से आपको बेरी बेरी हो जाता है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। इन चारों में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी है, मैं आपको थ्योरी के बता देना चाहता हूं। देखो, जो आपका विटामिन होता है, विटामिन को आपके एनसीईआरटी में 2 कैटेगरी में बांटा गया है। विटामिन एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक होता है फैट सॉल्युबल। तो कौन कौन से आपके विटामिन जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो याद रखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद विटामिन ए डी ई के ये आपके जो विटामिन होते हैं आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। एक क्वेश्चन ने पूछा है कौन से विटामिन है वाटर सॉल्युबल होगा, बी और सी वाटर सॉल्युबल होगा। बी और सी कहाँ पे है, बी तो नहीं दिया लेकिन सी वाला दिया है, विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो आपके एग्जाम में सवाल भी आता है, क्या सवाल आता है कि जो आपका विटामिन सी होता है अपनी बॉडी में क्यों स्टोर नहीं कर पाते। विटामिन सी अपने बॉडी में से स्टोर नहीं कर पाते क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल होता है और यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाता है, इसलिए उसको स्टोर नहीं कर पाते। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, उसको देखिएगा। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि दी विटामिन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कह रहा है कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो आपका ब्लड को जमने से में मदद करता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जब हमें कट लग जाता है तो देखते हैं ब्लीडिंग होने लगता है, खून बहने लगता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो ब्लीडिंग रुक जाता है। तो कौन सा विटामिन है जो खून को रोकने में, खून को जमने में, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, वो है आपका विटामिन के। कौन है आपका, विटामिन के। विटामिन के हमें क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसी को बच्चों आपके एग्जाम में थोड़ा सा दूसरे भाषा में पूछा है, क्या लिखा है कि अ विटामिन विच प्लेज एन वाइटल रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या लिखा है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपका,
कोगुलेशन ऑफ ब्लड, दोनों का मतलब एक होता है, दोनों का मतलब होता है खून का जमना, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, वो हेल्प करता है, हमारा खून जल्दी से जम जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। कह रहा है किस विटामिन की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस, जिसका हम लोग रतौंधी भी बोलते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अंधेरे में बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है, एकदम ऐसा लगता है कि लड़ भी जाएंगे किसी चीज में, है ना। तो जिनको रात में नहीं दिखता है वो किस विटामिन से होता है बच्चों, वो आपका होता है विटामिन ए की कमी से। आपने छोटे क्लास में नहीं पढ़ा होगा कि किस विटामिन की कमी से क्या होता है, सेम जो चीज ये आपको क्लास 12 में भी देखने को मिलता है। होप तो आप में से कई लोगों को इसको याद भी होगा। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिप्रेजेंट विटामिन सी। आपके पास से 4 तरह के एसिड दिए गए हैं, कह रहा है कौन सा ऐसा एसिड है जो विटामिन सी में पाया जाता है। तो विटामिन सी में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन कई बार आता है। वो होता है बच्चों आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी में आपका एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, या फिर आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो जो चार्ट बना हुआ है विटामिन वाला, पूरे चार्ट को आप डीपली एनालाइज करिएगा, उससे देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन हाइड्रोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्वेश्चन में कह रहा है कि पास 4 तरह के कार्बोहाइड्रेट दिए गए, इन चारों कार्बोहाइड्रेट को आपको हाइड्रोलिसिस कराना है, यानी उनको वाटर से रिएक्शन कराना है। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो वाटर से रिएक्शन करने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा। तो आइए हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनता है। पहला ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सिर्फ ग्लूकोज बनता है। लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। मैल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 ग्लूकोज यूनिट मिलता है। वही क्वेश्चन में कह रहा है कि इन चारों में से किसका हाइड्रोलिसिस कराने पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, तो बच्चों हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, सुक्रोज क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में इसके अलावा भी कोई भी दे सकता है, लैक्टोज का भी पूछ सकता है, स्टार्च का भी पूछ सकता है, मैल्टोज, तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहिएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑन हाइड्रोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव ओनली ग्लूकोज। कह रहा है कि इनमें से किसका हाइड्रोलिसिस कराने पे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा था पहले ही कि स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे वो सिर्फ क्या देता है, ग्लूकोज देता है, तो स्टार्च क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो स्टार्च इसमें दिया है, जी नहीं स्टार्च तो नहीं दिया है। इसके अलावा कौन देता है, आपका मेल्टोज। हाँ, मेल्टोज भी जब आपका हाइड्रोलिसिस कराते हैं उसमें 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज देता है, तो मेल्टोज भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टार्च तो नहीं दिया है लेकिन मेल्टोज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि आप हर एक कार्बोहाइड्रेट को एक बार जरूर से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अल्फा डी ग्लूकोज। आपके पास 4 तरह के स्ट्रक्चर दिए गए हैं, चारों स्ट्रक्चर को देख के बताना है चारों में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो अल्फा डी ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले आपको अल्फा डी ग्लूकोज बनाने आना चाहिए। तो अल्फा डी ग्लूकोज बनाने का आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, उसको थोड़ा देखिएगा कैसे बनता है। आपको पहले 6 मेंबर का रिंग बनाना है। क्या करिए आप पहले, क्या करिए 6 मेंबर का रिंग बना लीजिए। ठीक है, यह मैंने आपके सामने 6 मेंबर का रिंग बना लिया। ठीक है, अब 6 मेंबर का रिंग बनाने के बाद सब पे नंबरिंग कर दो। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये 6 मेंबर का रिंग बन गया। रिंग मेंबर बनाने के बाद, रिंग बनाने के बाद आप क्या करिए, आप एक सीधी सीधी डंडी खींचो। ठीक है, पहले कार्बन पे एक डंडी बना दो, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर और 5वें पर। ठीक है, सब पे एक डंडी बना लिया। इसके डंडी बनाने के बाद क्या करना है, सुनिए, जो नीचे, इसके नीचे ओएच लगा दो, दूसरे के नीचे भी ओएच लगा दो। ठीक है, और तीसरे के ऊपर ओएच लगाना है और चौथे के नीचे। तो कैसे याद करोगे, इसको याद किया जाता है बी बी ए बी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बिलो बिलो अबव बिलो। तो बिलो बिलो अबव बिलो, यहाँ पर आपको ओएच लगाना है। अब जो बच गया वहां पे हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, जो यहाँ पे बच गया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। अब 5वें वाले में आपको क्या लगाना है, 5वें वाले पे बच्चों आपको लगा देना है CH2OH, यहाँ पे इच लगा देना। तो यही आपका अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। जब आप मैच करेंगे तो आपका चौथा वाला, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बिलो बिलो एबव बिलो पे OH लगा है, जो लास्ट वाला बच गया उसपे CH2OH और H लगा देना है। ये आपका होगा अल्फा डी ग्लूकोज। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपका देगा बीटा डी ग्लूकोज, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे OH नीचे है उसको OH ऊपर कर देना है और H वाले को नीचे कर देंगे, वो आपका बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। ये था ग्लूकोज बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि
इन द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज द एनोमेरिक कार्बन, कह रहा है कि ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको एनोमेरिक कार्बन बताना है। आपको शुरू में ही बताया था कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जहां पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा उसी को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। देखो यहाँ पे ये आपका बताया ग्लूकोज का दो स्ट्रक्चर होता है, एक तो होता है अल्फा डी ग्लूकोज, एक तो होता है बीटा डी ग्लूकोज। इन दोनों में कहां से अंतर होता है बता था ना, पहले कार्बन पे डिफरेंस होता है ना। यहाँ पे देखिए H ऊपर है OH नीचे है, यहाँ पे OH ऊपर है और H नीचे है। तो जिस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उसी को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो ये कह रहा है ग्लूकोज में कौन सा कार्बन एरोमेरिक होता है, वो आपका पहला कार्बन एरोमेरिक होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सोचो कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस चैप्टर बायोमोलिक्यूल बहुत ईजी है, तो सारा का सारा थ्योरेटिकल है, एक बार उसको जरूर से आप पढ़िएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाय, कह रहा प्रोटीन का जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसको कौन स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो बच्चों प्रोटीन का जो आपका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसको स्टेबलाइज करता है कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, वो स्ट्रक्चर आपका स्टेबल होता है। कैसे होता है देखो पहले समझिए, हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम बताए थे, कोई स्ट्रक्चर जो आपका कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होगा, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब जब हेलिकल स्ट्रक्चर के आप डायग्राम को देखेंगे, यहाँ पे देखो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, और ये जो आपका डॉटेड लाइन होता है ये क्या होता है आपका, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका अल्फा हेलिक्स होता है इस स्ट्रक्चर को कौन स्टेबलाइज करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कहते होते हैं वो स्टेबल होते हैं। या आपका थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है उसको कौन स्टेबलाइज करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद एचाइड फॉर्म, कह रहा है कि डी ग्लूकोज का रिएक्शन एचआई के साथ करते हैं तो क्या बनाता है। अभी हम आपको वहां पर बताए थे जब आपका ग्लूकोज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि जब ग्लूकोज का रिएक्शन एचआई के साथ करते हैं तो क्या बनता है, एन हेक्सेन बनता है। कैसे, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का रिएक्शन जब एचआई के साथ कराते हैं तो हेक्सेन बनता है। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5 6, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन हेक्सेन। एन हेक्सेन का नाम देते हैं क्योंकि 6 कार्बन को बोलते हैं एक हेक्स और सिंगल बॉन्ड को बोला जाता है एन। एन हेक्सेन बनाता है जब ग्लूकोज एचआई के साथ रिएक्शन कराता है। बताइए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो बताया ना बहुत सारी चीजें हैं जो बार बार रिपीट करके आता है, तो एक बार आप जब सभी चीजों को पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपके एग्जाम में इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन इस साल बने। ओके, मैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इन चारों में से कौन सा ऐसा शुगर है जो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब इससे रिलेटेड भी कुछ थ्योरी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपके एनसीईआरटी में जो शुगर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर ना। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, जो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करा दो उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो आपका टॉलरेंस सॉल्यूशन टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस ना करा पाए उसे बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर ना। कौन कौन से एग्जांपल है रिड्यूसिंग शुगर, एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज। जितने भी आपके मोनोसैकेराइड होते हैं बच्चों वो आपके रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल होते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल कौन है, सुक्रोज और स्टार्च आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है इसको देख लेते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन होता है, सुक्रोज और स्टार्च आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। देखिए इन दोनों में से कोई ऑप्शन में दिया है तो आपका सुक्रोज दिया हुआ है, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आपके एग्जाम में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, इसका एग्जांपल पूछा जाता है, तो उसको आप एक बार थ्योरी भी पढ़ के जाइएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन किसका पॉलीमर है। कहने का मतलब ये कि प्रोटीन किससे मिलके बनता है, तो प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो प्रोटीन होता है बच्चों अल्फा अमीनो एसिड से मिलके बनता है। तो अमीनो एसिड कहाँ पे है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो जो प्रोटीन से रिलेटेड कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ऑल प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, प्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो देखो हम बताते ना प्रोटीन किससे मिलके बनता है, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन जिससे मिलके बनता है हाइड्रोलिसिस कराओगे उसी में टूट जाएगा। प्रोटीन मिलके बनता है अमीनो एसिड से, प्रोटीन का जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अमीनो एसिड्स बनेगा, तो अमीनो एसिड्स क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अल्फा अमीनो एसिड बनता है जब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन अल्फा हेलिक्स इज स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ, ठीक है,
कह रहा है कि जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो किसका फीचर होता है, किससे मिलके बनता है, वो आपका होता है पॉलीपेप्टाइड। क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या होता है थोड़ा समझिए। देखो, पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है जब ढेर सारे अमीनो एसिड आपका जुड़ते हैं उससे बोलते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड बनता है? पॉलीपेप्टाइड। और ये कह रहा है कि जब आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें कौन सा आपका बॉन्ड पाया जाता है? वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पॉलीपेप्टाइड चेन पाया जाता है। ठीक है, ये देखते हैं इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन्वॉल्व इन लिंकिंग द ग्लूकोज यूनिट इन अमाइलेज पार्ट ऑफ स्टार्च। देखो, कह रहा है कि स्टार्च में जो अमाइलेज होता है उसमें जो ग्लूकोज होते हैं वो किस कार्बन से जुड़े होते हैं? सुनिए फिर से। कह रहा है कि अमाइलेज में जो ग्लूकोज होते हैं वो किस कार्बन से जुड़े होते हैं। पहले आपको कुछ बातें बता दे रहा हूं। जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च में दो तरह के आपके ब्रांच पाए जाते हैं। एक तो होता है एमाइलोपेक्टिन, दूसरा होता है एमाइलोज। ठीक है, एमाइलोज में क्या होता है? एमाइलोज में जो ग्लूकोज होता है पहले और चौथे कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका एमाइलोपेक्टिन होता है उसमें पहला वाला कार्बन और छठवां वाला कार्बन आपका ग्लूकोज से जुड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा था कि स्टार्च में जो आपका एमाइलोपेक्टिन यूनिट होता है उसमें ग्लूकोज किससे जुड़ के होता है? पहला और चौथे कार्बन से जुड़ा होता है। तो कहाँ है आपका 1 और 4 अल्फा लिंकेज होता है। C1C4 अल्फा लिंकेज, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो स्टार्च होता है उसमें दो यूनिट पाए जाते हैं, एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज। आपको इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर नहीं याद करना है, बस आपको ये याद करना है कौन किसके साथ जुड़ा होता है। एमाइलोज में C1C4 लिंकेज होता है और एमाइलोपेक्टिन में C1C6 लिंकेज पाया जाता है। इतना ही आपको बस लर्न करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड आर कंपोज्ड ऑफ। कह रहे जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे मिलकर बना है? मैंने भी आपको शुरू में बता दिया था। तो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 चीज से मिलकर बनता है, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। यही 3 चीज मिलकर आपका न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? तो आपका सी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नाइट्रोजिनस बेस हो जाएगा, पेंटोज शुगर हो जाएगा और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो देखो कहते हैं ना रिपीटेड क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड आर अरेंज्ड इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड। देखो कह रहा है कि आपका प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का अरेंजमेंट होता है उन्हें क्या नाम दिया जाता है? कह रहा है कि प्रोटीन में जो अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में जुड़े होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? आपका एक अमीनो एसिड दूसरे के साथ, दूसरा वाला तीसरे के साथ, तीसरा वाला चौथे के साथ ऐसे जुड़ के एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं। तो वही कह रहा है कि जब आपका अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में जुड़े होते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैंने बताया था ना प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरी, इसके स्ट्रक्चर को आप देखिएगा तो देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ चुका है और प्राइमरी से भी। तो टर्शरी और क्वार्टरी बचा उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू अमॉन्ग द 3 कंपोनेंट ऑफ डीएनए आर बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस एंड हेटेरोसाइक्लिक बेस द थर्ड कंपोनेंट। देखो कह रहा है जो आपका डीएनए होता है, डीएनए 3 चीज से मिलकर बनता है। डीएनए किससे किससे मिलकर बनता है? डीएनए आपका बच्चों पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजिनस बेस, 3 चीज से मिलकर आपका डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इसमें से 2 चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। कौन कौन सा चीज दिया है? एक तो दिया है बीटा 2 डी ऑक्सीराइबोस, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटोज शुगर। क्या बोलते हैं इसको? पेंटोज शुगर। ठीक है, एक तो पेंटोज शुगर दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया है? हेटेरोसाइक्लिक बेस। हेटेरोसाइक्लिक बेस का मतलब होता है वही नाइट्रोजिनस बेस। क्या दिया है? नाइट्रोजिनस बेस का दिया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन में कह रहा है डीएनए में 3 कंपोनेंट होते हैं, इसमें से 2 तो दिया है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। तो ये कह रहा है कि जो तीसरा कंपोनेंट है, तो तीसरा कंपोनेंट क्या होगा? देखो क्या क्या दिया है? पेंटोज शुगर दिया हुआ है, नाइट्रोजिनस बेस दिया है, क्या चीज की कमी है? फास्फोरिक एसिड। यही आपका वो तीसरा कंपोनेंट होगा। तो फास्फोरिक एसिड क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका आपका जो भी डीएनए के बारे में था। अब ये जो आपका क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसको भी देख के ये आपका पूरे 10 साल के पूरे आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच फंक्शनल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज इंटरेक्ट टू फॉर्म साइक्लिक हेमीएसिटल लीडिंग टू पायरिनोज स्ट्रक्चर। देखो कह रहा है कि ग्लूकोज का जब पायरिनोज स्ट्रक्चर बनता है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपस में इंटरेक्ट करता है? देखिए वैसे जो ग्लूकोज का आपका जो होता है वो आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। जब ओपन चेन से वो साइक्लिक चेन बनता है तो कभी कह रहा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इंटरेक्ट करता है। याद रखिएगा आपका जो पहले कार्बन का
पहले कार्बन का जो आपका अल्डिहाइड होता है वो इंटरेक्ट करता है पांचवें कार्बन के अल्कोहल के साथ। क्या, मुझे सुनिए, जब आपका ग्लूकोज जब आपका पाइरोनोस स्ट्रक्चर बनाता है तो उसमें क्या करता है, वो पहले कार्बन का अल्डिहाइड और पांचवें कार्बन का अल्कोहल जुड़ता है तो आपका पाइरोनोस स्ट्रक्चर बनता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, आपका पाइरोनोस स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं पहले कार्बन का आपका अल्डिहाइड और पांचवें कार्बन का अल्कोहल जुड़ के आपका पाइरोनोस स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो कहां पर है भाई, कहां पर है, आइए इसको हम वन बाय वन करते हैं। क्या कह रहे हैं, आपका जब देखेंगे बी वाला ऑप्शन का हो जाएगा सही। हाँ, जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है वो पांचवें कार्बन के हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप के साथ अटैच होता है, तो बी वाला फिर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक बार आपको सवाल पूछ लिया कि जो आपका ग्लूकोज है वो किस कार्बन से रिएक्शन करता है, एक बार पूछा था फ्रक्टोज किस कार्बन से रिएक्शन करके आपका स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो स्ट्रक्चर को आप जरूर देखिएगा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फ्रक्टोज का कैसे बनता है, और आपका कौन सा रिड्यूसिंग शुगर होता है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। जितने भी टॉपिक मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाए हैं उस टॉपिक को आप एक पेज पे लिख लीजिएगा, उस टॉपिक को डीपली पढ़िएगा, उसी से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, होप से वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं जो अगला आपका सीरीज स्टार्ट करने वाला है वो आपके होंगे लॉन्ग क्वेश्चन। आपके बोर्ड एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आए गए हैं उस क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच करेंगे, उसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा, कौन सा ट्रिक होगा, उसको हम लोग आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे।